शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। अपराधियों और कानून तोड़ने वालों से निपटने के लिए बिहार में भी अब यूपी मॉडल लागू होता दिख रहा है। बिहार में इस बार जब से नई सरकार बनी है तब से पटना समेत कई शहरों में बुलडोजर एक्शन चालू है। माफिया और अतिक्रमण पर बिहार में यूपी की तरह बुलडोजर से वार हो रहा है। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। बिहार में यूपी जैसा एक्शन। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले के खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। अवैध निर्माण पर चलता बुलडोजर। बिहार में अब अपराधियों का यूपी वाला इलाज शुरू हो गया है। जैसे योगी सरकार में अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलता है, अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया जाता है, कुछ वैसा ही अब बिहार में भी होने लगा है। ये तस्वीरें हैं बिहार में बुलडोजर एक्शन की। पटना समेत कई शहरों में भारी दल बल के साथ कार्रवाई की गई। कई जगह अतिक्रमण अभियान चलाया गया। बिहार में नई सरकार के बनते ही प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर सख्ती बढ़ा दी गई है। लगातार बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। सरकार का साफ संदेश है कि सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो पहले से अधिक भारी जुर्माना लगेगा और कार्रवाई और कड़ी होगी। ने भी उस पार्ट में जो भी अवैध अतिक्रमण आ रहे हैं उसको है जो कि रिमूव कराने का काम आगे किया। नई सरकार के निर्देश के बाद पटना के जिला प्रशासन संयुक्त रूप में ऑपरेशन बुलडोजर चला रही है। पटना के कंगन घाट से दीदारगंज तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण सड़क बनाने में समस्या पैदा हो रही है। बुधवार को पटना जिला प्रशासन की तरफ से सड़क किनारे अवैध रूप से रह रहे निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। तस्वीरें सीतामढ़ी की हैं। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर जिला प्रशासन पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना कारोबार चलाने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराने को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब आपको दरभंगा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ मंगलवार और बुधवार को शहर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासनिक टीम लहेरिया सराय टावर, हाजमा चौक और आसपास के व्यस्त क्षेत्रों में पहुंची। यहां लंबे समय से सड़क और सार्वजनिक जगहों पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। दुकानों, ठेलों और अवैध कब्जों को जेसीबी की मदद से हटाया गया। जिला प्रशासन ने तय किया है कि जो भी मुख्य सड़क है दरभंगा का, जहाँ पे आगमन ज़्यादा है, वहाँ जो भी अतिक्रमण है जिसके कारण जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे शहर के अंदर की जा रही है। आरा में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। शीश महल चौक, बड़ी चौक, मीरगंज और गोपाली चौक में तमाम जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। अधिकारियों का कहना है कि जितने भी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, समय रहते अगर वो जगह खाली कर देंगे तो बेहतर है। बात मुजफ्फरपुर की करें तो यहाँ भी अतिक्रमण की समस्या आम रही है। जगह जगह जाम लगा रहता है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तस्वीरें रामनगर की हैं, जहां प्रशासन का बुलडोजर चला। अतिक्रमण हटाने और जाम से निजात दिलाने के नाम पर ये काम हो रहा है। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही है। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चाप चाप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा
वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। बिहार में गृह मंत्रालय की कमान संभालते ही सम्राट चौधरी पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। अतिक्रमण और माफियाओं के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई हो रही है जैसा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही शुरू की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां एक और कुएं की खुदाई शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि ये कुआं 1978 के दंगों का गवाह है। यहां हत्या करके एक व्यापारी की लाश डाल दी गई थी। कुएं के ठीक सामने मृतक रामशरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी की दुकान है। माना जा रहा है कि इस कुएं से दंगे के कुछ और राज भी निकल सकते हैं। संभल में चर्चा में एक और कुआं। उन्नीस 1978 के दंगे के खुलेंगे राज। ये वो कुआं है जो 1978 के दंगे का साक्षी रहा है। ये कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र में महमूद खान सराय के मुख्य बाजार में है। बताया जा रहा है कि दंगे के दौरान एक व्यापारी रामशरण रस्तोगी की हत्या के बाद उनका शव यहां फेंक दिया गया था। रामशरण रस्तोगी के भतीजे सुशील कुमार रस्तोगी की माने तो उस वक्त दंगे में उनके ताऊ की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। यहाँ पर जो कुआं है उसकी खुदाई का काम शुरू किया गया। कौन थे वो जिन्होंने कंप्लेंट किया और जिनका बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो गई थी 1978 के राइट्स में? हमारे ताऊ थे। आपके ताऊ थे? क्या हुआ था उस वक्त? झगड़ा हो गया था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम। तो हम तो खैर पढ़ते थे, हमें नहीं पता इतनी बात है। तो हमारे ताऊ यहीं बैठे थे, तो वो ताऊ को यहाँ पे मार के इसमें कुएं में डाल दिया था। तो लाश वहीं रखी हुई थी या फिर बाद में निकाली गई थी? बाद में निकाली गई। बाद में निकाली गई। हाँ, पता चली तो बाद में निकाली गई। उसमें कोई कार्रवाई हुई थी उस वक्त? नहीं सर, मुझे नहीं पता ये बात, क्योंकि हम तो छोटे से थे। अच्छा, अभी जो जिला प्रशासन है उससे जो कंप्लेन की है आपके परिवार वालों ने, क्या क्या मांगे हैं आपके इस वक्त? ना, हमने न करी कोई। वो हमारे जो रस्तोगी परिवार है, हाँ, तो उन्होंने करी होगी ताऊ के पोते ने, क्योंकि हमारा तेरा भाई तो स्वर्गवास हो गया उसका। अब उनका पोता है एक, दिल्ली रहता है वो। जी हाँ, तो ये देखें, ये जो रस्तोगी परिवार है उनका कहना है कि यहाँ पर ये जो जगह है, जिस जगह पे कुआं है देखिए आप, तो ये एक बड़ा विशालकाय पेड़ है। जब तक ये पेड़ यहाँ से रिमूव नहीं होता, हटाया नहीं जाता, तब तक जो है यहाँ पे काम जो है वो कुएं को खोदने का शुरू नहीं किया जाएगा। तो एक बार जो कुएं का खोदने का प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होगा तब जो है वो चीज़ें निकल कर आएगी। ये कुआं दशकों से बंद पड़ा हुआ था। मृतक व्यापारी के पोते कपिल रस्तोगी ने डीएम और एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। जिला अधिकारी के निर्देश पर विशाल पेड़ के किनारे दबे इस कुएं की खुदाई शुरू कराई गई। फिलहाल पेड़ के चलते खुदाई कार्य में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वन विभाग की टीम इस विशाल पेड़ को यहां से हटाएगी, जिसके बाद आगे की खुदाई की जाएगी। पूरी की पूरी जगह आप देखें, ये पूरा का जो पूरा पेरिफेरी है, ये जो धरातल का एरिया है, इसको पहले रिमूव किया जाएगा यहाँ से। ये पेड़ यहाँ से हटेगा, तो एक बार जब पेड़ जहाँ से हट जाएगा उसके बाद जो है ये कुएं की खुदाई का जो कार्य है उसको दोबारा शुरू किया जाए। मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो गड्ढा है ये ज़रा दिखाएं। ये तकरीबन 3 से 3.5 फीट का जो गड्ढा है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर पहले खुदाई शुरू की गई, उसके बाद ये पेड़ आ गया, ये बाधा बन गया, रुकावट बन गया। तो एक बार जब ये पेड़ यहाँ से हट जाएगा उसके बाद दोबारा जो है वो इस कुएं की खुदाई का कार्य जो है शुरू किया जाएगा। ये पेड़ इसकी खुदाई में परेशानी पैदा कर रहा है। वन विभाग की टीम इसे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक व्यस्त बाजार होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, इसके जो पेड़ को हटाने का जो सिलसिला है वो कब शुरू करेंगे? वो आज शाम से और कल तक पूरा हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद एक्सकेवेशन का जो प्रोसेस है, खुदाई का काम तब शुरू होगा। हाँ, खुदाई इतना देर क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो पेड़ है उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर गई है, पावर की सप्लाई की वायर, वो मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा शट डाउन लेके मैं हटवा दूंगा इसको। शट डाउन लेकर के तो आप आज शाम तक करेंगे, उससे पहले इसकी डाल की छटाई कराऊंगा, उसके बाद काम कराऊंगा। क्योंकि देखिए ये जो पूरा इलाका है वो पूरा मार्केट का इलाका है यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा शाम को या बहुत सुबह के टाइम ये काम हो पाएगा यहाँ। कहा जा रहा है कि इस कुएं का संबंध 1978 के दंगों से जुड़ा हो सकता है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये कुआं के पास जो पेड़ है वो कब से है, क्या जिला प्रशासन ने क्या कुछ कहा? इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। ये दुकान कितनी पुरानी है आपके यहाँ? ये हम 20 साल से लगभग यहाँ हैं, या 17-18 साल से हूँ। तो ये तो हमारे पहले से ही है, आने से पहले से। पर इतनी ही जानकारी है, हमें इससे ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि हमारी उम्र इतनी है भी नहीं। प्रशासन का कहना है कि पूरी खुदाई के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इस कुएं में कौन से राज दफन हैं। खुदाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। उस दिन सर द्वारा निर्देशित किया गया था यहाँ पर खुदाई करके देखने के लिए, तो आज उसी क्रम में नगर पालिका टीम द्वारा जो स्टार्ट कराया गया है। तो खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कुआं है जो दबा हुआ है। यहाँ मौके पे एक पेड़ स्थित है, इस पेड़ को वन विभाग बुलाकर दिखाया गया है उनको। ये पेड़ आज कल में कट जाएगा इसे, तभी पूरे जो कुएं खुदाई कराई जाएगी इसी। कुएं की दोबारा खुदाई शुरू होने के बाद लोग फिर से 1978 की उस घटना को याद कर रहे हैं जब दंगे हुए थे। नगर पालिका की टीम कुएं की सफाई और गहराई तक पहुंचने का काम तेजी से कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही कुएं से सच सामने आएगा। संभल में अकील जमील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। इस बीच नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा पर 2 FIR शारिक सट्टा नाम के शख्स पर दर्ज हुई है। इस बारे में हमने संभल के SP से बात की। इस मामले में जो कई मास्टरमाइंड्स थे उसमें से एक कंस्पिरेटर्स जो था वो शारिक साटा था, उस पर आपने एक बड़ी कार्रवाई की है और FIR दर्ज किया। शारिक साटा एक ऐसा भगोड़ा अपराधी है जिसके ऊपर 4 राज्यों की पुलिस उसको ढूंढ रही है, जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा अभियोग हैं, वो पंजीकृत हैं। वो व्यक्ति पिछले 2020 के अंदर एक दिल्ली से पासपोर्ट बना के वो विदेश भाग गया था, दुबई चला गया था। उसके बाद वहाँ से ही वो पूरे दिल्ली NCR के अंदर गाड़ी चोरियों के साथ साथ गोल्ड स्मगलिंग का रैकेट्स हैं वो चला रहा है। 24 नवंबर 2024 को हुई अनफॉर्चुनेट हिंसा के अंदर उस व्यक्ति का महत्वपूर्ण रोल था, जिसमें उसने अपने गुर्गे गुलाम के साथ में मिलके मुल्ला अफरोज और वारिस के साथ में वो फायरिंग का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटित करवाया था। मुल्ला अफरोज जो उसका साथी है उसके ऊपर रासुका के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उसके अन्य दोस्तों के खिलाफ भी की जाएगी। गुलाम पे कोई गुलाम जो उसका मैन हेंचमैन, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लेकिन शारिक साटा एक ऐसा अपराधी है जिसको पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। वर्तमान में उसकी लोकेशन है वो दुबई एवं अफ्रीकन कंट्रीज में बताई जा रही है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाने के लिए पहले परमानेंट वारंट की आवश्यकता है। पुलिस के द्वारा जल्द ही इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाएगा ताकि इस व्यक्ति को समय रहते पकड़ के कानून के सामने इसको भी अपनी सजा दिलाने का। दीपा सराय का जो एरिया है उसमें शारिक साटा के अलावा बहुत सारे और भी ऐसे को कंस्पिरेटर्स हैं, वो भी रहते थे। उनमें से किन पे अभी आपने कार्रवाई की है? जो भी शारिक साटा की गैंग के जो सदस्य जो प्रकाश में आए हैं उसमें गुलाम सन ऑफ अफसर है और मुल्ला अफरोज है, वारिस है। इन लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो भी इस तरीके की गाड़ी चोरी एवं अन्य प्रकार के जितने भी अपराधों में लिप्त हैं उन सभी लोगों को पुलिस के द्वारा धरपकड़ जारी। तो संभल में हिंसा के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और लगातार यहां से कई नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में धमाके की जांच कर रही NIA ने फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के 2 और ठिकानों का खुलासा किया है। कश्मीरी फल रखने के नाम पर उसने 3 बेडरूम वाला एक घर पूर्व सरपंच से किराए पर लिया था। साथ ही ये भी पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने खेतों के पास विस्फोटक छिपा कर रखा था। तस्वीरों में दिख रहा है ये मकान आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का ठिकाना हुआ करता था। 3 बेडरूम वाले इस मकान को डॉक्टर मुजम्मिल ने पूर्व सरपंच से किराए पर लिया था।
जांच में पता चला है कि कमरा किराए पर लेते वक्त उसने कहा था कि वो इस मकान में कश्मीरी फल रखेगा और व्यापार करेगा। इस मकान में डॉक्टर मुजम्मिल कई बार डॉक्टर शाहीन के साथ आया था। जांच में पता चला है कि आतंकी मॉड्यूल ने फतेहपुरा तगा और धौज में विस्फोटक बनाने का सामान छिपाने से पहले इसे यूनिवर्सिटी के पास ही स्टोर करके रखा था। करीब 2540 किलो विस्फोटक अल फलाह यूनिवर्सिटी से सटे खेतों में बने एक कमरे में करीब 12 दिन तक रखा था। इसके बाद चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट कर दिया था। यही तैयार विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। एनआईए की जांच में पता चला है कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील ने अप्रैल से लेकर जुलाई 2025 तक अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर ये मकान लिया था। ये मकान गांव खोरी जमालपुर के पूर्व सरपंच जुम्मा का है। पूर्व सरपंच ने 8,000 रुपए में ये मकान किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल को दिया था। जुम्मा की रोड पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। इसी के ऊपर ये कमरे बने हुए हैं। पूर्व सरपंच ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 बेडरूम वाला ये मकान उनसे किराए पर लिया था। फल का व्यापार करने की बात कहकर ये कमरा किराए पर लिया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करना चाहता है। पूर्व सरपंच जुम्मा ने एनआईए को बताया कि वो अपने भतीजे के इलाज के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से मिला था। भतीजे के इलाज के लिए पूर्व सरपंच जुम्मा वो अल फलाह अस्पताल गए थे। यहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी से हुई थी। इलाज के दौरान ज्यादा संपर्क मुजम्मिल से रहा था और इसके बाद दोनों की जान पहचान अच्छी हो गई। पूर्व सरपंच ने पूछताछ में ये भी बताया कि जब मुजम्मिल ने किराए पर मकान लिया तब उसके साथ एक महिला भी आई थी। महिला को उसने अपने परिवार का सदस्य बताया था। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन सईद थी। जांच में पता चला कि वो किराए पर मकान लेने के बाद शाहीन के साथ कई बार यहाँ पर आया था। पूर्व सरपंच जुम्मा ने बताया कि करीब 3 महीने बाद मुजम्मिल ने उनके मकान को खाली कर दिया। जब उनके मकान को खाली किया गया तो 15 दिन ऊपर हो चुके थे। उन्होंने इसका किराया उनसे नहीं लिया क्योंकि वो डॉक्टर थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चारों तरफ खेत है। इन्हीं खेतों पर बनी इस छोटी कोठरी को देखिए। इसी कोठरी में डॉक्टर मुजम्मिल ने अमोनियम नाइट्रेट के कट्टों को लाकर रखा था। गांव तगा के रहने वाले किसान बदरू की ये जमीन है। डॉक्टर मुजम्मिल की गाड़ी से शाम के समय कट्टों को यहाँ पर उतारा गया था। किसान बदरू के खेत मस्जिद के पास हैं। बदरू नमाज पढ़ने मस्जिद में आता था। यहीं पर डॉक्टर मुजम्मिल ने उससे संपर्क बना लिया और अमोनियम नाइट्रेट के कट्टों को कुछ दिन रखने के लिए राजी कर लिया। जांच में पता चला कि बदरू के खेत में बने कमरे में करीब 12 दिन तक अमोनियम नाइट्रेट के कट्टों समेत दूसरा सामान रखा रहा। बदरू ने ज्यादा दिन होने के बाद मुजम्मिल को कहा कि सामान चोरी होने का डर है, इसलिए अपना सामान यहाँ से हटा लीजिए। इसके बाद मुजम्मिल ने पूरे सामान को गांव फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के घर के कमरे में शिफ्ट कर दिया। दिल्ली धमाके की जांच में इन आतंकियों से जुड़े कई खुलासे सामने आ रहे हैं। इनके नए नए ठिकानों के बारे में पता चल रहा है। कैसे खुले में ये लोग विस्फोटक जमा करके रखे हुए थे। इनकी आतंकी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली धमाकों की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों से कई गिरफ्तारियां कर चुकी हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है और इस महिला को लेकर जिस तरह की शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे पुलिस को आशंका है कि इसका दिल्ली धमाकों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। फर्जी आयस नियुक्ति पत्र, नकली आधार कार्ड, बैंक खातों में विदेशी फंड, पाकिस्तान अफगानिस्तान से कनेक्शन। 6 महीने से रह रही थी होटल में। नाम कल्पना त्रिंबक राव भागवत। क्या दिल्ली धमाके से इस महिला का कनेक्शन है? महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। इसका नाम कल्पना त्रिंबक राव भागवत है। यह महिला पिछले 6 महीने से जालना रोड के एक 5 स्टार होटल में रह रही थी। जब पुलिस इस महिला को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके पास मौजूद कागजात देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खुद को आईएएस अधिकारी बताने वाली एक महिला बीते 6 महीनों से होटल एम्बेसडर में रह रही है। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा तो 22 नवंबर को पुलिस की टीम होटल पहुंची और महिला के दस्तावेजों की जांच शुरू की और फिर पता चला कि वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है।
सबसे पहले पुलिस ने महिला का आधार कार्ड चेक किया तो पता चला कि उसका आधार कार्ड जाली है। आधार कार्ड पर एडिटिंग साफ तौर पर दिख रही थी। महिला के पास से साल 2017 के आईएएस नियुक्ति पत्र की फर्जी फोटोकॉपी मिली। साथ ही यूपीएससी 2017 की चयन सूची की फर्जी कॉपी भी महिला के पास से बरामद हुई। पुलिस को ये भी पता चला कि महिला के बैंक खाते में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। महिला के मोबाइल फोन से 2 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट, वीजा की फोटो मिली। महिला के पास से पुलिस को 10 अंतर्राष्ट्रीय नंबर भी मिले। पुलिस को पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के नंबर भी मिले। महिला के घर से 19 करोड़ रुपए का एक चेक और 6 लाख रुपए का एक दूसरा चेक भी मिला। कई दिनों से एक पाकिस्तानी शख्स से व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। पुलिस को पता चला कि जिस दिन दिल्ली में धमाका हुआ था उस दौरान ये महिला दिल्ली में ही मौजूद थी। पुलिस को आशंका है कि इस महिला का दिल्ली धमाके से कोई न कोई कनेक्शन है। पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश करते हुए ये भी अहम जानकारियां कोर्ट को बताईं। अब पुलिस को शक है कि इस महिला का हाथ दिल्ली में हुए धमाके में हो सकता है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि जिस दिन धमाका हुआ ये महिला दिल्ली में ही थी। साथ ही इंटरनेशनल कनेक्शन और जाली दस्तावेज की वजह से भी शक की सुई इस महिला पर घूम गई है। स्थानीय पुलिस और आईबी और इसी के साथ या महाराष्ट्र की एटीएस ये सब इस महिला की जांच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस महिला का अफगानिस्तान पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, और इसी के साथ दिल्ली में जो हुए बॉम्ब धमाके हुए थे उसके साथ इस महिला का कुछ कनेक्शन है या नहीं। जांच में पता चला है कि वो हाल के दिनों में कई बार जोधपुर और दिल्ली की हवाई यात्रा कर चुकी है। कोर्ट ने पुलिस की दलील सुनने के बाद महिला को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस महिला से आईबी और एनआईए के अधिकारी भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस महिला का दिल्ली में हुए धमाकों से कोई कनेक्शन था या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।